हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब फर्स्ट क्लास होगा, अच्छा होगा। मैं आपको दो ध्रुवीयता का अंत टॉपिक पढ़ा रहा था और पिछले दो वीडियो मैंने दिए थे 15-15 मिनट के। उसमें मैंने आपको जानकारी दी थी सोवियत प्रणाली के बारे में, और उसके बाद में गोर्बाचोव द्वारा, मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा आर्थिक सुधारों के, प्रशासनिक सुधारों के किए गए प्रयास, और उसके बाद में भी यूएसएसआर का विघटन। यहाँ तक हमने पढ़ा। आज मैं आपको उससे आगे जानकारी दे रहा हूँ। विघटन के बाद सबसे पहली बात है कि विघटन का क्या रिजल्ट निकला, परिणाम क्या निकला। तो जैसा मैंने आपको टॉपिक में बताया था कि टॉपिक का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। दुनिया में दो उस वक्त पावरफुल कंट्रीज थी, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। और इन दोनों में से चूंकि यूएसएसआर जो है उसका विघटन हो गया 15 देशों के अंदर, जिसके अंदर रूस भी शामिल है। और मैंने आपको जानकारी दी थी कि रूस को उत्तराधिकारी के रूप में माना गया और सुरक्षा परिषद के अंदर स्थायी सीट भी उनको दी गई। तो पहला पॉइंट तो आपका ये होगा कि अब दुनिया में मात्र एक महाशक्ति बची और वो है यूएसए। इसके अलावा दूसरी बात, शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया, यानी पूरी दुनिया में जो है वो राहत की सांस ली। क्योंकि इन दोनों के बीच में जो तनावपूर्ण स्थिति थी वो कभी भी युद्ध में बदल सकती थी, और इसी वजह से पूरी दुनिया आशंकित थी कि क्या मालूम कब युद्ध हो, और युद्ध के परिणाम आप जानते सबको भुगतना पड़ता है। इसके अलावा साम्यवाद का प्रचार प्रसार थम गया, ये बिंदु हो सकता है। इसके अलावा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था से बेहतर एक बार फिर से साबित हुई, और जो ताकतवर देश थे वो सब पूंजीवादी संस्थाओं के साथ हुए, उसकी तरफ जाना चाहते थे। तो ये विघटन के मुख्य रिजल्ट्स हैं। अब ये जो देश स्वतंत्र हो गए, अब इन सभी देशों को साम्यवाद से जाना था पूंजीवाद की। तो यहाँ पर एक शब्द है बुक के अंदर, शॉक थेरेपी अपनाई गई। क्या है शॉक थेरेपी? शॉक थेरेपी का मतलब है कि सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतंत्रात्मक पूंजीवादी व्यवस्था की ओर संक्रमण। उस व्यवस्था तक पहुंचने का जो संक्रमण है वो संक्रमण आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा निर्देशित एक मॉडल के तहत किया गया। इसी को शॉक थेरेपी कहा गया। शॉक थेरेपी यानी आघात पहुंचा करके ट्रीटमेंट करना या चोट पहुंचा करके ट्रीटमेंट करना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने एक मॉडल दिए, और मॉडल के तहत सबसे बड़ी बात है कि उनको लोन्स दिए ताकि वो पूंजीवादी व्यवस्था की ओर बढ़े। इसके अंदर उनको क्या करना था? पहला सबसे बड़ी बात हमने पढ़ी थी, सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था के अंदर सब कुछ था वो केंद्रीयकृत था, निजी हाथों में नहीं था। तो अब मिल्कियत का सब कुछ निजी हाथों में देने का तय किया गया कि ये सब आपको निजी हाथों में देना है। उसके अलावा सामूहिक जो खेती होती थी अब वो निजी फार्म्स को दिए जाने लगा, है ना। जो पहले जो था वो केंद्रीकृत था, सेंट्रल था, वही संभालते थे। उसके अलावा फॉर्म्स जो है अब उनको निधि देना। शॉक थेरेपी के अंदर ही मुक्त व्यापार की नीति भी अपनाने हेतु निर्देशित किया गया, और इन सब राष्ट्रों को जो 15 आपके अलग हो रखे थे, इन सब राष्ट्रों को पश्चिमी मुल्कों से जोड़ने का काम किया गया। तो ये सब शॉक थेरेपी अपनाने के लिए कार्य किए गए। लेकिन शॉक थेरेपी के रिजल्ट्स अब क्या रहे? तो शॉक थेरेपी के रिजल्ट्स बेहतर नहीं रहे। पूरी अर्थव्यवस्था जो थी वो चरमरा गई, जनता बर्बादी के हालात पर पहुंच गई, और बड़े बड़े उद्योगों को बहुत ही सस्ते दामों में, औने पौने दाम लिखा है, औने पौने दामों के अंदर लोगों को बेच दिया गया। 90% उद्योग जो थे वो निजी हाथों में, प्राइवेट सेक्टर में दे दिए गए। हालांकि आम आदमी को भी इसमें अधिकार पत्र दिए थे। अधिकार पत्र से मतलब शेयर्स, कि वो लोग भी इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन चूंकि पैसे की जरूरत थी उन लोगों को, तो उन्होंने
वो अधिकार पत्र दूसरों को बेच दिए, मुद्रास्फीति बढ़ी, रूबल जो रूस की मुद्रा है उसकी कीमतें गिरी, और खाद्यान्न जो कि अब दे दिया निजी हाथों में तो इतना जल्दी कुछ संभल नहीं पाया, तो खाद्यान्न की भी कमी हो गई। तो इस तरह से शॉक थेरेपी के बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं रहे। और इसके बाद में धीरे धीरे बहुत समय लगा, लगभग 2000 तक जाकर के, सन 2000 तक जाकर के ये सभी देश संभले हैं, है ना। और ये जो आर्थिक बदलाव की प्रक्रिया थी इसके अंदर काफ़ी समय लगा, और इस हड़बड़ी में उन्होंने आर्थिक तरफ ध्यान दिया, तो इस हड़बड़ी के अंदर उन्होंने अपना संविधान जो है उसको बनाने के अंदर भी कुछ कमियां रख दी। और यही वजह है कि तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के अंदर राष्ट्रपति 10 वर्ष के लिए चुने गए, फिर दोबारा चुने गए, और जब बाद में ये लोग संभले तो मूल रूप से किस वजह से संभले, क्योंकि इस एरिया के अंदर तेल प्रचुर मात्रा के अंदर है, प्राकृतिक गैस प्रचुर मात्रा के अंदर है। इस तरह से ये जो USSR का रूस है, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ये सभी देश धीरे धीरे स्टैंड हुए। तो इस तरह से अपन ने इस टॉपिक के अंदर सोवियत प्रणाली पढ़ी पूरी। सोवियत प्रणाली प्रारंभ के अंदर बहुत बेहतरीन अवस्था के अंदर थी, आप जानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से एक ही पार्टी का शासन लंबे समय तक रहा, 70 वर्षों तक, और उसकी वजह से नौकरशाही का शिकंजा कसा, भ्रष्टाचार बढ़ा, और हथियारों की जो दौड़ थी शीत युद्ध के दौर में, उसकी वजह से हथियारों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, देश के अंदर ध्यान नहीं दिया गया। शुरुआत में बेहतर स्थिति थी, मैंने आपको बताया था कि छोटा से छोटा सामान भी वहाँ बनता था, किताब में लिखा है, आपके पिन से लेकर घर तक बनता था, ये सब कुछ बेहतरीन व्यवस्थाएं थी। लेकिन जो पूर्वी यूरोप के कुछ देश थे सोवियत संघ में शामिल, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना उमड़ पड़ी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और उसके ऊपर गोर्बाचोव जब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने तो उन्होंने जो नीतियाँ लागू की, प्रयास किया उन्होंने सुधारने का निश्चित रूप से, लेकिन उन प्रयासों के बावजूद भी ये 15 देश जो है इस तरह से विघटित हो गए, और उसके बाद में शॉक थेरेपी और शॉक थेरेपी के परिणाम। इस तरह से ये आपका टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आप लोग पॉइंट तो बनाते होंगे, लेकिन मैं आपको वापस एक तरह से ब्रीफ दे रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि अगर कोई कमी रहती है तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। थैंक्स।